हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ज़रूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है समास। व्याकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बिना कोई देर बिला ताखीर हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं समास क्या होता है। समास एक माध्यम है जिससे नए शब्दों की रचना की जाती है। समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी किसी चीज़ को संक्षेप में बताना। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर विभिन्न तरीकों से एक नए शब्द की रचना की जाती है। इस क्रम में शब्द की विभक्तियों यानी विभाजन, योजक शब्द यानी किन शब्दों को जोड़ दिया गया है आदि से हटाकर बचे हुए शब्दों को पास पास लाया जाता है। इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी परिभाषा, अगर मैं इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा बनाऊं तो दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से नए शब्दों की जो रचना होती है, इस रचना का जो इसकी जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। जैसे तुलसी के द्वारा लिखा गया तुलसीकृत, पानी में डूबा हुआ जलमग्न, राह के लिए खर्च राह खर्च, चार आनन का समूह, आनन यानी सिर, चार सर का समूह चतुरानन, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी लंबोदर। इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका आप समास के माध्यम से बहुत सारे शब्दों को आप निकट लेकर आते हैं और इतने ज़्यादा शब्दों में आप इन्हें ना बोलकर कम शब्दों में, एक शब्द में जो आप नए शब्द बनाते हैं उससे आप उसे जाहिर करते हैं। अब देखिए, समास की रचना में दो पद होते हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। और ये जो नया शब्द बनता है समास प्रक्रिया में, जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यह पूर्व पद एवं उत्तर पद का मेल होता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए इसे कि अगर मैं ये कहूं कि हाथ से लिया हुआ, ठीक है, ये शब्द समूह है। अब इसमें पूर्व पद हो गया हस्त यानी हाथ, हाथ से लिखा हुआ, सॉरी, लिखा हुआ, हस्त, और लिखा हुआ का हो गया लिखित, यानी ये हो गया हस्त प्लस लिखित, हस्त लिखित। उसी तरह रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई घर। नीला है जो गगन, नील गगन, नील गगन। पांच वटों का समूह, पांच बरगद का समूह, पंच, ये हो गया पांच, वटों का समूह हो गया वटी यानी पंचवटी। मृत्यु तक, आ यानी तक, और मृत्यु यानी मरण, आमरण। ठीक है, इस तरह से आप समास की रचना करते हैं पूर्व और उत्तर पदों का धन मिलाकर। अब समास विग्रह क्या होता है? समस्त पदों के जो पहले जैसी दशा है उसमें अगर आपको लाना है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी समास की प्रक्रिया को अगर मैं उलट दूं तो उसे विग्रह कहा जाएगा। ठीक है, और वही विग्रह को अगर आप एक शब्द बनाते हैं तो वो समास कहलाता है। जैसे समस्त पद है यथा संभव, अब यथा मतलब होता है जैसा, तो यथा संभव हो जाएगा जैसा भी संभव हो। प्रत्यक्ष, आंख के सामने। माखन चोर, माखन को चुराने वाला अर्थात श्री कृष्ण, ये भी बहुत ज़रूरी है। माखन चोर तो बहुत हो सकते हैं, पर आप किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं ये याद रखना हमेशा ज़रूरी है। देशभक्त, देश का भक्त। नल नील, नल और नील। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये है समास और समास विग्रह। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समास के भेद जानते हैं। समास के जो है बेसिकली 6 भेद माने जाते हैं। इनके नाम है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। आइए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। इसे समस्त पद अव्यय का काम जो है ये कर रहा होता है। ये दोनों पद मिलकर समस्त पद अव्यय काम करते हैं। जैसे आ अव्यय के साथ जीवन संज्ञा लगकर आजीवन बना। प्रति अव्यय के साथ एक विशेषण लग के प्रत्येक नया शब्द बना। इसमें आप देखेंगे अगर आ और प्रति जो है इसमें अव्यय है, ठीक है, ये पूर्व पद है, और जो उत्तर पद है जीवन और एक, ये संज्ञा या विशेषण है। इसके और उदाहरण देखें। बिना जाने अनजाने, बिना चिन्हे अनचिन्हा, बिना जन्मे अजन्मा, मरण तक आमरण, जीवन भर आजीवन। आजन्म यानी जन्म से, यथावसर यानी अवसर के अनुरूप, यथा समय यानी समय के अनुरूप, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि पूर्वक या विधि के अनुसार, यथोचित जैसा उचित हो, घर घर यानी प्रत्येक घर में, गांव गांव प्रत्येक गांव में, गली गली प्रत्येक गली में, बेखटके बिना खटके के, निसंदेह बिना संदेह के, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, भरपेट पेट भर कर, प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिवर्ष यानी हर साल। ठीक है, ये हुआ अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। जिस
तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है वो गौण होता है, यानी ये इस फॉर्मेट पे चलता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त, जो मोक्ष को प्राप्त हुआ हो, बिहारी रचित, जो बिहारी द्वारा रचित हो, रण की भूमि यानी रणभूमि, अध्ययनरत, अध्ययन में लीन, अध्ययन में रत, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं तत्पुरुष समाज के, ये उदाहरण है तत्पुरुष समास के, जिसमें समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद यानी जो है वो गौण हो। इसके अगर हम देखें तो कर्म तत्पुरुष आता है। तो जिस समास के पूर्व पद में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का लोप हो, को जहाँ से गायब हो जाए, उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण में आया हुआ, शरण को आया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, मृत्यु प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त हुआ, है ना। ये होता है कर्म तत्पुरुष। और दूसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, जिस समाज के पूर्व पद में करण कारक के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो, के द्वारा अगर गायब हो, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सूर रचित, सूर द्वारा रचित, स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, ऋणग्रस्त, ऋण से ग्रस्त, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, शोकाकुल, शोक से आकुल, कष्ट से साध्य, कष्ट साध्य, भय से त्रस्त, भय त्रस्त, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी रचित, भूख से मरा, भूख मरा, मन से गड़ा हुआ, मन गड़ंत, ज्वर से पीड़ित, ज्वर पीड़ित, भय से आक्रांत, भयाक्रांत, मन से माना हुआ, मनमाना, रेखा से अंकित, रेखांकित, मद से मदस्त, मदमस्त, मन से चाहा हुआ यानी मन वांछित, मन से जिसकी चाहा गया हो, मन से जिसकी आकांक्षा की गई हो। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष। जिस समाज के पूर्व पद में संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह यानी को या के लिए का लोप हो, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, देश के लिए भक्ति, देश भक्ति, गायों के लिए शाला, गौशाला, रण के लिए भूमि, रणभूमि, राह के लिए खर्च, राह खर्च, रसोई के लिए घर, रसोई घर, प्रयोग के लिए घर, प्रयोगशाला, जंतुओं के लिए घर, जंतुशाला, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री, पौधों के लिए घर, पौधशाला, मुसाफिरों के लिए घर, मुसाफिर खाना, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, गुरु के लिए दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष था। चौथा होता है आपादान तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में आपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से अलग, जिससे अलग होने का बोध हो, वो होता है आपादान कारक, या तो आपको पता है, का लोप हो, से आपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पदच्युत, पद से च्युत, अब यहाँ पे गिर गया है यानी ये अलग हो गया है, से के साथ अलग हो गया है, तो ये अपादान तत्पुरुष में माना जाएगा। पदच्युत, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त हो गया, अलग हो गया, धर्म से भ्रष्ट अलग हो गया, धन से हीन अलग हो गया, अश्व से पतित यानी गिरा हुआ अलग हो गया, ऋण से मुक्त, बल से हीन, आशा से अतीत, देश से निकाला, पद से भ्रष्ट। इन सब में कोई ना कोई चीज हो रही है और इससे से अलग हो रहा है, यानी ये सब के सब आपादान तत्पुरुष है। तो पद से च्युत, पदच्युत, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धन से हीन, धनहीन, अशुपतित, अशु से पतित, अशुपतित, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, बल से हीन, बलहीन, आशा से अतीत, आशातीत, देश से निकाला हुआ, देश निकाला, और पद से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, अगला समास आपको समास कारक आपने पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष जो है, जिस समास के पूर्व पद के में संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की या रा, री, रे का लोप हो, वो जो है संबंध तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे देश का भक्त, देशभक्त, नरपति, नर यानी लोगों का पति, नरपति, दल समूह का पति यानी दलपति, राजा का पुत्र, राजपुत्र, सेना का नायक, सेना नायक, राजा का पथ, राजपथ, मानव का धर्म, मानव धर्म, जल का प्रवाह, जल प्रवाह, भारत का वासी, भारतवासी, स्व यानी अपने अधीन, स्वाधीन, घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, राज्य का वैद्य, राजवैद्य, जन लोगों का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, लोगों का कल्याण, लोक कल्याण, राज्य की माता, राजमाता, जनक सुता यानी जनक की पुत्री यानी सुता, जनक सुता, आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, दीनों के बंधु, दीन बंधु। यहाँ पे का, के, की अथवा रा, रे, री का लोप हो रहा है, इसलिए इसे संबंध तत्पुरुष की श्रेणी में गिना जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, ये आखिरी तत्पुरुष, ये आखिरी समास है जो कारक के बिला पर हम पढ़ रहे हैं। तो जिस समास में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह यानी में अथवा पर का लोप हो, में और पर गायब हो रहा हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार, जल में मग्न, जलमग्न, वन में वास, वनवास, कर्म में वीर, कर्मवीर, आनंद में मग्न, आनंद मग्न, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल, दान में वीर, दानवीर, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा,
शोक में मग्न शोक मग्न, विद्या में प्रवीण विद्या प्रवीण, ग्राम में वास ग्राम वास, खुद पर बीती हुई आप बीती, नरों में उत्तम नरोत्तम, दान में वीर दानवीर, कला में निपुण कला निपुण, वन में रहने वाला मनुष्य वन मानुष, और स्नेह में मग्न स्नेह मग्न। ठीक है, तो में या फिर पर का यहाँ पर लोप हो रहा है और ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तीसरा होता है द्वंद्व समास। यहाँ पे आप द जोड़ना ना भूलें। द्वंद्व समास जो है, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद, बल्कि दोनों ही पद समान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दो शब्दों के निकट आ जाने से उनको मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अव्यय जो है उनका लोप हो जाता है। जैसे राजा और रंक राजा रंक, नर और नारी नर नारी। ये तो बहुत आसान है। मान और सम्मान मान सम्मान, यश और अपयश यश अपयश, दाल और रोटी दाल रोटी, सीता और राम सीताराम, राधा और कृष्ण राधा कृष्ण, आना और जाना आना जाना, जीवन और मरण जीवन मरण, देश और विदेश देश विदेश, गांव और घर, साग और सब्जी साग सब्जी, भाई और बहन भाई बहन, पति और पत्नी पति पत्नी, नर और नारी नर नारी, माता और पिता माता पिता, सर्दी और गर्मी सर्दी गर्मी, धूप और छाँव धूप छाँव, सुख दुख, अपना और पराया अपना पराया, ऊंच नीच, दिन और रात दिन रात, नदी और नाले नदी नाले, गीत और संगीत गीत संगीत। यानी यहाँ पे और का लोप हो जाता है और दोनों ही पद समान होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और का ही या फिर अन्य कोई अगर समुच्चय बोधक अव्यय है उसका ही लोप होगा, और के अलावा एवं भी हो सकता है ना। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में एक पद उपमेय अथवा विशेषण और विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि किसी और की बात हो रही है, यानी कि कुछ जो है महानता किसी की जो है बताई जा रही है। जैसे महादेव महान है जो देव, नील गगन नीला है जो गगन, श्वेत कमल श्वेत है जो कमल, पीताम्बर पीला है जो वस्त्र या पीला है जिनका वस्त्र, महाराज महान है जो राजा, महाजन महान है जो जन यानी मनुष्य, काले मिर्च काली है जो मिर्च, नीलांबर नीला है जो अंबर, प्रधानाचार्य प्रधान है जो आचार्य, महात्मा महान है जो आत्मा, लाल मिर्च लाल है जो मिर्च, नील गाय नीली है जो गाय। वैसे नील गाय नीली नहीं होती है, पर हाँ समास के हिसाब से ये हुआ कर्मधारय समास। और दूसरा जो है इसमें उपमेय उपमान होता है। जैसे कमल रूपी नयन कमल नयन, घन के समान यानी बादल के समान श्याम घन श्याम, भुजा रूपी दंड भुजदंड, विद्या रूपी धन विद्याधन, वचन रूपी अमृत वचनामृत, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि। उसी तरह कनक रूपी लता कनक लता कहलाती है, चंद्र रूपी मुख चंद्रमुखी, राम रूपी मणि राम मणि, मृग के समान लोचन मृग लोचन, वचन रूपी अमृत वचनामृत, गाय रूपी धन गोधन, और राम रूपी रतन राम रतन कहलाता है। पांचवा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। बहुत ध्यान रखें, हमेशा संख्यावाचक यानी नंबर्स आएंगे, तो जहां भी नंबर आ जाए आप समझ जाइए द्विगु समास है। ठीक है, जैसे द्विघात दो घातों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, त्रिलोचन तीन नयनों का समूह, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति, चतुरानन चार आनन का समूह, पंचवटों का समूह पंचवटी, पांच आनन यानी मुंह का समूह पंचानन, छह भुजाओं वाली आकृति षटभुज, छह कोणों का समूह षटकोण, छह आनन वाला यानी षडानन, तीन फलों का समूह त्रिफला, तीन लोकों का समूह त्रिभुवन, दो पहरों का समूह दोपहर, पांच तंत्रों का समूह पंचतंत्र, सात पदों का समूह सप्तपदी, आठ अध्यायों का समूह अष्टाध्यायी, आठ रंगों का समूह अष्टांग, नव रंगों का समूह नवरंग, नौ ग्रहों का समूह नवग्रह, 10 मुंह यानी आनन का समूह दशानन, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, 3 राहों का समूह तिराहा, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 4 रास्तों का समूह चौराहा, 5 आब यानी नदी का समूह पंजाब, 9 निधियों का समूह नवनिधि, 7 दिनों का समूह सप्ताह, और 3 वेणियों अथवा धाराओं का समूह त्रिवेणी। ये होता है द्विगु समास, जिसका पहला पद जो है हमेशा संख्यावाचक होगा, यानी जहां भी संख्या आ जाए आप समझ जाएं कि वो द्विगु समास है। समास का आखिरी भेद होता है बहुव्रीहि समास। अब इस समास में बहुत जरूरी है और ज्यादातर सवाल जो है इसी समास से आते हैं। इस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी और चीज की ओर संकेत करते हैं। इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। यानी पंकज में पद का विग्रह हुआ पंक प्लस ज, लेकिन ना पंक प्रधान है ना ज प्रधान है। इसका मतलब होता है पंकज में, ये पंकज यानी कीचड़ में, पंक कीचड़ में जो जन्म लेता है, यानी पंक में मछली घोंगा सांप सीप कीड़े मकोड़े घास सब पैदा होते हैं, लेकिन पंकज जो है सिर्फ कमल के अर्थ का बोध कराता है, क्योंकि कमल यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास में कोई तीसरी चीज जो प्रधान है उसका जो अर्थ बन रहा है वो कुछ और ही है।
जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी यानी महादेव। महान है जो देव, महादेव भी शिव के लिए ही समास है। और अगर ऐसे देखा जाए तो बहुव्रीहि समास होगा। चतुरानन, चार है जिसके आनंद, अर्थात ब्रह्मा जी। पंचानन, पांच है जिसके आनंद, अर्थात शिव जी। एक दंत, एक दांत है जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है जिसके आनंद, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। त्रिवेणी, तीन वेणियों का संगम है जहां, अर्थात प्रयाग यानी इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज कहलाता है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी अर्थात हाथ, हाथ में जिसके, यानी कि विष्णु की बात हो रही है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण या फिर भगवान विष्णु। श्वेत वसना, श्वेत वस्त्र जो धारण करती है अथवा, अर्थात सरस्वती जी। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी। महादेव, महान है जो देव, अर्थात महादेव शंकर। गिरधर, गिरी को जो करता है धारण, गिरी यानी पहाड़। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने धारण किया था, इसलिए गिरधर से जो इनका मुराद है वो श्री कृष्ण से ही है। मुरलीधर, मुरली को जो धारण करे, अर्थात श्री कृष्ण। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं जिसकी माला, अर्थात सूर्य। मृगनयनी, मृग के समान है जिसकी आंखें, अर्थात सीता जी। तो ये होता है बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे द्विगु समास, बहुव्रीहि समास भी होते हैं, परंतु बहुव्रीहि समास द्विगु समास हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यावाचक के अलावा भी शब्द होते हैं, जैसे चक्रपाणी या पीतांबर। तो ये फर्क होता है बहुव्रीहि और द्विगु समास में। तो दोस्तों ये था समास। अगर हम एक बार दोबारा देखें तो समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से जो नए शब्द की रचना हो उसे समास कहते हैं। इसके काफ़ी सारे भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं टोटल। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। इन सबके एग्जाम्पल, सबके उदाहरण आप जरूर पढ़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। सबको पढ़ते चलें तो धीरे धीरे याद होते चलेगा। आज के चैप्टर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में भी आई होगी और आनंद भी आया होगा, कुछ तो सीखने को भी मिला होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है, समाज वैसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और मज़ा आता जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को क्लोज करते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, धन्यवाद।